नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। डीजी फासली जो पहले पुराना नाम था यानी सीएलआई मुंबई का जो इस बार एडमिशन का फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। तो अभी पहले ये जो थी वो डीजी फासली के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम चेंज करके डीजीओएचएस कर दिया गया है। यानी कि पहले ये डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस एंड सर्विस लेबर इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम था, वो चेंज करके डीजीओएचएस कर दिया गया है। कोई बात नहीं, सब कुछ वही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये इंस्टीट्यूट है सीएलआई मुंबई, उसने अपने एडीआईएस कोर्स के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है आज के डेट में। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो अगर आप एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी एडीएस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। ये मतलब कि जो ये सेंट्रल लेवल की इंस्टीट्यूट है, यहाँ से एडीएस करने के बाद बहुत ही अच्छे अच्छे पीएसयूज में सिलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, ओएनजीसी और बहुत सारी सरकारी कंपनियां जो हैं यहाँ के बच्चों को प्रेफरेंस देती हैं, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट निकालती है वो इन्हीं कॉलेज के बच्चों के लिए निकालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो पेशेंस के साथ पूरा देखिए ये फॉर्म क्या है, कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी वीडियो ऐसा बनाता रहूँगा आप लोग के लिए। चलिए, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डीजीओएचएस द्वारा सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई के लिए जारी की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एप्लीकेशन है वो 27 जुलाई 2026 से शुरू हुआ है और ईमेल के थ्रू अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 5 अगस्त 2026 है। तो उसके बाद इंस्टीट्यूट प्रोविजनल लिस्ट पब्लिश करेगा, फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, फीस जमा करना होगा और फिर 14 अगस्त 2026 से कोर्स शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन डेट्स को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो एडीएस क्या है उसके बारे में आपको पता ही है, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को एडीएस के बारे में पता होगा। नहीं है तो कमेंट में करिए, एडीएस के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर हम इसमें और बात करें तो सीएलआई मुंबई जो है ना 1 साल का फुल टाइम एडीएस करवाती है। ठीक है, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अप्रूव्ड डिप्लोमा है और एमएसबीटी से एफिलेटेड है। कोर्स का ड्यूरेशन जो होगा वो 1 साल होगा और रेगुलर वर्किंग आवर्स में होगा। लगभग 30 घंटे पर वीक क्लास चलती है। ठीक है, पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होता है। इसमें क्या है ना, लेक्चर, डिस्कशन, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल्स, फैक्ट्री विजिट्स, प्रोजेक्ट वर्क और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सभी शामिल होता है। क्योंकि मैं खुद एक आरएलआई का पास आउट हूँ, आरएलआई कोलकाता का पास आउट हूँ, तो मुझे इसके बारे में एकदम डेप्थ नॉलेज है। तो कोर्स के एंड में क्या होगा ना कि 2 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन भी होगा, जिनमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट सब होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, एडीएस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री या बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल हो सकते हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन के साथ एक एक्सपीरियंस और भी जरूरी है। इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स के लिए 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा और साइंस डिग्री के लिए 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस तो यहां लिखा है क्लियर। एक्सपीरियंस भी ना कुछ पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन, पोर्ट या गवर्नमेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अप्रेंटिसशिप, प्रोवेशन और फॉरेन एक्सपीरियंस को इस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा, करते भी नहीं है, आरएलआई सीएलआई करते भी नहीं है। और किसी कैंडिडेट ने पहले एडीएस या डीआईएस या पीडीएस किया है वो भी इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर हम अब बात करें फीस और एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो कोर्स का जो फी है वो 25,000 रुपया है। इसके अलावा 2500 रुपया वो कॉशन मनी डिपॉजिट करना होगा, जो कोर्स के बाद रूल्स के हिसाब से आपको रिफंड हो जाता है। और एमएसबीटी बोर्ड का जो अपना एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फी है वो एग्जाम से आपको अलग से देना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद बुक्स, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट वर्क और फैक्ट्री विजिट सबका जो खर्चा होता है वो भी इंडिविजुअल को खुद उठाना है। अगर ये आप स्पॉन्सर्ड हैं तो स्पॉन्सर्ड जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो उठाता है। तो अभी जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक ही पीडीएफ फाइल में मर्ज करके इसी मेल आईडी पे जो आपको दिख रहा है safety@digifastly.nic.in पे आपको भेजना है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में, अब इसका पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? सीएलआई मुंबई क्या है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव कैंडिडेट्स के प्रेफरेंस दी जाती है। यानी कि जो बंदे इस लोकेशन पे काम कर रहे हैं या फिर जिनका बोले तो जो लोकेशन मैंने बताया इस लोकेशन से बिलोंग करते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तब कंसिडर किया जाएगा जब सीट्स बची रहेगी। ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए इंस्टीट्यूट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पॉन्सरशिप और एक्सपीरियंस को वेटेज देता है। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड वर्किंग कैंडिडेट हैं तो अपने एम्प्लॉयर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा। एनओसी जनरली जो अगर कोई पीएसयू में काम कर रहे हैं ना या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं तो वो एनओसी उनको लगता है, जो कि मुश्किल है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं तो वो कंपनी आपको विदाउट स्पॉन्सरशिप उस बंदे के लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एडमिशन के टाइम सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना कंपलसरी होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि पूरे पीडीएफ को ना मर्ज कर दें, जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, अभी आपको आगे बताता हूं मर्ज करके कैसे क्या करेंगे। डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकता है, मैं बताऊंगा। अब सीएलआई मुंबई की अगर फैसिलिटीज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यानी एडीएस जो कोर्स है ना उसका 60 स्टूडेंट का ही बैच बनता है वहाँ सीएलआई मुंबई में। ठीक है। यानी 60 बच्चे वो एक बार में इस कोर्स के लिए इंटेक करेंगे। इंस्टीट्यूट के पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल हाइजीन से रिलेटेड 10,000 से अधिक बुक्स वाली लाइब्रेरी भी है। स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर्स और गेस्ट फैकल्टी के द्वारा करवाई जाती है और क्लासरूम एयर कंडीशनड है और इंटरेक्टिव डिस्प्ले और प्रोजेक्टर से इक्विप्ड है। ये स्टूडेंट यानी यहाँ से पास आउट होने के बाद आप लोग को जॉब के लिए कभी भी कोई टेंशन नहीं होगा लाइफ में। अब अगर हॉस्टल अटेंडेंस और या फिर डिसिप्लिन की बात करें तो स्टूडेंट की लाइफ कैसी होगी। इंस्टीट्यूट में लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स के लिए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। हॉस्टल की लिमिटेड शेयरिंग अकोमोडेशन भी दी जाती है। स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल चार्ज 100 रुपीज़ पर डे और नॉन स्पॉन्सर्ड के लिए 50 रुपीज़ पर डे है। हॉस्टल में बोर्डिंग फैसिलिटी भी है। अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% एक्सपेक्ट यानी इंस्टीट्यूट जो है 100% अटेंडेंस एक्सपेक्ट करता है, लेकिन मिनिमम 80% अटेंडेंस जरूरी है। मेडिकल इमरजेंसी में 75% अटेंडेंस भी रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट हो तो। यूनिफॉर्म भी कंपलसरी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए वाइट शर्ट और ग्रे पैंट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वाइट टॉप और ग्रे बॉटम प्रिस्क्राइब्ड है। यूनिफॉर्म भी कंपलसरी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए वाइट शर्ट भी बताया हूं और ग्रे पैंट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वाइट टॉप और ग्रे बॉटम प्रिस्क्राइब्ड है। डिसिप्लिन को लेकर इंस्टीट्यूट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। किसी भी मिसकंडक्ट या इनडिसिप्लिन की सिचुएशन में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सोच समझ के कुछ गलत काम कीजिएगा। वहाँ पे गलत काम बिल्कुल ही मत कीजिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट होता है ये। अराली कोलकाता तो था।
और अगर हम बात करते हैं रिजेक्शन क्राइटेरिया की, तो इंस्टीट्यूट क्लियरली बता रहा है कि अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फॉर्म गलत भरा गया है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद एक लीगल डिस्क्लेमर भी दिया गया है। इंस्टीट्यूट ये भी क्लियर करता है कि एडीएस डिप्लोमा कर लेने से किसी कैंडिडेट को ऑटोमेटिकली सेफ्टी ऑफिसर का जॉब या स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं मिल जाता है। फाइनल एलिजिबिलिटी हमेशा एप्लीकेबल लॉज और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूल्स के हिसाब से डिसाइड होगा। इसलिए फॉर्म भरते वक्त हर डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन को ध्यान से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये फॉर्म भरने से पहले क्या है ना कि सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़िए। हर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अगर जगह कम पड़ जाए तो एक्स्ट्रा सीट अटैच कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके ईमेल करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को बिना किसी नोटिस के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फॉर्म का मेन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है। तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाइए। उसके बाद अपना नाम बिल्कुल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखिए। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी फिल करना है। परमानेंट एड्रेस और करेंट वर्किंग एड्रेस अलग अलग मेंशन करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्लियरली लिखना है। ये सेक्शन आप फिल कर लेने के बाद जो भी रिलीजन है, मदर टंग है, वो सब फिल करिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो 10 से लेकर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक का इन्फॉर्मेशन क्रोनिकल ऑर्डर में देना है। हर क्वालिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग ईयर, मार्क्स, परसेंटेज और क्लास मेंशन करना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी अटैच करना कंपलसरी है। कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ना, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है या वर्कशॉप सर्टिफिकेट इस सेक्शन के साथ अटैच नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है ना, ये एक्सपीरियंस का डिटेल्स है, यानी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस डालना है आपको। यानी 7A जो सेक्शन है आपको, उसमें एक्सपीरियंस और सेक्शन कैसे फिल करना है वो बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद का वर्क एक्सपीरियंस फिल करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेजिग्नेशन, ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन और नेचर ऑफ वर्क लिखना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना मैंडेटरी है। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है कि अपॉइंटमेंट लेटर, इंक्रीमेंट लेटर या सैलरी स्लिप को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। जो ओरिजिनल कंपनी के लेटर हेड पे एक्सपीरियंस लेटर मिलता है वही लगाना, अटैच करना है। अगर आप सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर चुके हैं तो उसका सेपरेट एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है, नो इशू। तो अब और आगे का बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म के इस पेज में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अगर आपने पहले कभी एडीएस या डीआईएस कोर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसकी डिटेल्स भी अप्लाई करिए। यानी कि आप एडीएस आरएलआई में पहले अप्लाई किए हैं तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ लिखना है कि आपने कौन से आरएलआई सीएलआई में अप्लाई किया था, कौन सी ईयर में अप्लाई किया था। अगर पहले सिलेक्शन हुआ था लेकिन कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो उसका रीजन भी बताना होगा, वो भी डालना होगा आपको। यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन चाहिए या नहीं ये भी मेंशन करना है, ठीक है। तो अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट है तो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, अदरवाइज आप सेल्फ स्पॉन्सर माने जाएंगे। लास्ट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्म के एंड में डेट और सिग्नेचर करना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, एक कैंडिडेट डिक्लेरेशन है। तो इस पेज पर कैंडिडेट को डिक्लेरेशन देना होता है। यहाँ आप सर्टिफाई करते हैं कि एप्लीकेशन में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सही है। अगर फ्यूचर में कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत या फेक पाई जाती है तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। साथ ही कैंडिडेट को ये भी एक्सेप्ट करना है कि कोर्स के दौरान इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिन और रूल्स का पालन करेंगे। ये डिक्लेरेशन साइन करना कंपलसरी है। ये स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए है, यानी वैसे कैंडिडेट जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो किसी कंपनी के द्वारा IOCL, LNT, BHEL, ब्रिज एंड रूफ, यानी जब कोई बड़ी बड़ी PSU जो होती है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो होती है, जो किसी अपने एम्प्लॉय को स्पॉन्सर्ड करती है, तो वो स्पॉन्सर्ड जो करेगी उनके लिए ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी के लेटर हेड पे उसको दे करके सब कुछ देना पड़ता है। साथ में
अगर वो कंपनी कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री लाइसेंस पेपर लगाना होता है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है LNT वगैरह तो उसको BOCW रजिस्ट्रेशन का पेपर भी लगाना होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर इसको भरता है, जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी है। कंपनी सर्टिफाई करती है कि कैंडिडेट एलिजिबल है और उसे ADIS कोर्स अटेंड करने के लिए स्पॉन्सर किया जा रहा है। कंपनी कैंडिडेट के सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी मेंशन करना होता है। इसमें ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है कि स्पॉन्सर सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि ये सारा टेक्स्ट आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कंपनी के लेटर हेड पे, अगर जो भी कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो अपने HR को बताएं कि ये पूरा ऐसे है, HR खुद जानता है उस कंपनी का। ठीक है, तो ये भी अंडरटेकिंग बाय स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी का ही है। और ये फाइनल चेक लिस्ट है आपका, यानी आपको इसमें क्या क्या आप PDF जो बनाएंगे आप, उसमें क्या क्या चीज़ रहेगा उसके बारे में ये अपना एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर देखना है आपको। इंस्टीट्यूट ने पॉइंट वाइज बताया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ, यानी बर्थ प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि कैटेगरी कौन से कैटेगरी से हैं आप, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस। एप्लीकेशन भेजने से पहले एक बार इस चेकलिस्ट के हिसाब से वेरिफिकेशन कर लीजिए अपने PDF जो भी अटैचमेंट आपने किया है, सारा डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। ठीक है, और ये जो लास्ट पेज है ना, ये क्या है ना, ये फाइनल अंडरटेकिंग है। ये एप्लीकेशन का आखिरी पेज है। इसमें कैंडिडेट का एक फाइनल अंडरटेकिंग देता है कि ADIS कोर्स के रूल्स और कंडीशंस की पूरी जानकारी है उसको। कैंडिडेट ने यह भी डिक्लेयर करता है इसमें कि उसके द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन सही है। अगर फ्यूचर में कोई भी गलत या जानकारी या फेक डॉक्यूमेंट पाया जाएगा तो एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। इस अंडरटेकिंग के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये तो पूरा डिटेल्स हो गया। तो इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं तो खुद RLI कोलकाता से पास आउट हूँ, तो मुझे इसके बारे में और भी डेप्थ आइडिया है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपको ऐसा ही अपडेट नहीं मिल पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। इन्फॉर्मेशन जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।